आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? जो आज का जो क्लास होने वाला है ना, उसका नाम है जहरीला क्लास। क्योंकि आज की क्लास में फिजिक्स का जो सबसे से ज्यादा जहरीला है वही सवाल का डिस्कशन करने वाले हैं सर। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है और आपको चकमा दे करके क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाता है सर। लेकिन आज के बाद आपसे जहरीला से जहरीला सवाल भी बनेगा। और ये 10 टाइप जो आपको मैं लेकर के आया हूं ना, वो सबका सब अलग अलग टाइप पे है, ठीक ना। और ये सबका सब फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है जो सर जहरीला है, ठीक ना। उसका नाम है जहरीला सवाल। तो सीधे मैं आपको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि अब की बार आपका सिलेक्शन होना है और आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं, तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर। आपके साथ खड़ा रहूंगा और कदम से कदम मिला करके चलो, सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है ना कि आपको पहला क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं सर। पहला क्वेश्चन कहता क्या है, थोड़ी सी गौर करना, तभी तो कहोगे कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। हाँ, वो सब भूल जाओ, अभी आंखों ताखों वाला बातें मत करना, ठीक ना। मात्र 4 से 5 दिन किताब से प्यार कर लो, सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। ये वादा है सर, ये प्रोमिस है, हाँ, ठीक ना। देखिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर के ज्वाइन कर लो, ओके। आइए, पहला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। कंडीशन ये है कि एसके साइंस क्लासेस मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक ना। आइए, कहता है ना, एक छोटा सा सवाल है और एक तगड़ा सवाल है और एक कॉन्सेप्टुअल सवाल है, ठीक ना। जब तक दिमाग से नहीं सोचेगा ना रे, तब तक इसको सवाल थोड़ा सा हिलबो नहीं करेगा। हाँ, ये दिमाग से सोचना पड़ेगा और दिल से सवाल को प्यार करना पड़ेगा सर। हाँ, जब तक दिल धड़केगा नहीं तब तक ये सवाल कहेगा कि हम फड़केंगे नहीं। हाँ, कहता है ना कि त्रिज्या आर के वृत्तीय पथ की परिधि के साथ एक दूसरे गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4 भाग चल लेती है, तब वस्तु का विस्थापन क्या है? देखो, सवाल नहीं ना समझा, सवाल नहीं ना बुझाया, दिल तक ना नु गया। अब देखो, इस सवाल को ना हम अपना भाषा में समझाते हैं। देखो, तुम्हारे दिल और दिमाग हर जगह जाएगा। सवाल आखिर में बोला क्या कह रहा है ना, त्रिज्या आर के वृत्तीय पथ, त्रिज्या आर के वृत्तीय पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, वृत्तीय पथ की परिधि के साथ एक गतिशील है ना। वृत्तीय परिधि के साथ ये क्या है? गतिशील है, मतलब चल रहा है, ठीक ना, गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4 भाग चल लेती है, जब ये परिधि 3/4 भाग चल लेती है, तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा? थोड़ा सा गौर कर लेना, मेरा बात को गौर करो, प्यार होगा। हाँ, देखो, है तो टोटल कितना, कहाँ गया रेड पेन, कहाँ गया? है टोटल कितना? 4 भाग। सबसे पहले वो वृत्त बना लो, ठीक ना। थोड़ा सा गौर कर लेना, प्यार हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करो ना, प्यार हो जाएगा। अब प्यार की होगा, हमसे फिगरे नहीं बनता है। थोड़ा सा जल्दी से जल्दी शादी करेंगे और मैडम को बुलाएंगे, वही फिगर अच्छा बनाएगी। हाँ, देखो, थोड़ा सा गौर कर लेना। सवाल क्या बोला है? 3/4 भाग चल लेता है रे। ए बबुआ, गौर कर, गौर कर। कहता है 3/4 भाग चल लेती है, इसका मतलब एक भाग तो बचल होगा। अरे ये वृत्त है, तो ये वृत्त को टोटल 4 भाग में बांट दो, ठीक ना। देखो, इस प्रकार से 4 भाग में बट गया, है ना। अब कह रहा है 3/4 भाग चल लेती है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, थोड़ा सा गौर करो, गौर करो, गौर करो। यहाँ से यहाँ एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ एक भाग। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब सवाल बोला 3/4 भाग चल लेती है, इसका मतलब तुम गौर कर लेना कि ए से चलना स्टार्ट किया और ए से चलते 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 3/4 भाग चला। मतलब कितना भाग चला? तो
3 भाग चला, इसका मतलब 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, ठीक ना। इसका मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे आ गया, ये बी पर आ गया। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, ये थोड़ा सा अब गौर कर लेना, ये टोटल यहां से यहां कितना भाग हो गया, 3/4 भाग हो गया। फिर से मेरा बात को गौर करो। अरे ये टोटल वृत्त को 4 भाग में बांटे ना, नहीं समझा, देखो नहीं समझा तो इसको ऐसे करके, इसको थोड़ा सा ऐसे 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 कर, देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये चौथा भाग है। तो कह रहा है 3/4 भाग चला, इसका मतलब 3 भाग चला लेकिन 1 भाग नहीं चला। तो इसका मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे आकर के रुक गया। तो ये यहां से लेकर के यहां तक 3/4 भाग है, लेकिन 1 भाग वो नहीं चला। इसका मतलब ये वाला यहां से यहां 1 भाग नहीं चला, तो ये 1/4 मान लो, है ना। ये 1/4 मान लो, मतलब ये यहां से यहां नहीं चला, है ना, नहीं समझा। ये यहां से यहां 3 भाग, तो 1 भाग इन्हें, तो 4 भाग हो गया, क्योंकि वृत्त को टोटल 4 भाग में बांटे हैं, ठीक ना। हमसे बोला त्रिज्या क्या है, आर है, इसका मतलब ये त्रिज्या आर है। चलिए यहां से ये केंद्र को ओ कह दो। हमसे पूछा विस्थापन। अच्छा, आपको पता है जब कोई व्यक्ति एस से ए के पास गया, एस से ए के पास गया, ए से बी के पास गया, ठीक ना। अच्छा, ए से बी के पास गया, देखो ऐसे समझो, कोई व्यक्ति ए से बी के पास गया, बी से एस के पास गया, ठीक ना। अच्छा एस नहीं, सी कर दे, तो सब गलती समझेगा फिर, हाँ सी कर देते हैं। यहाँ जब ए से बी गया तो 5 मीटर चला, बी से सी गया तो 6 मीटर चला। हमसे पूछा विस्थापन क्या होगा, हमसे पूछा विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी वाला शॉर्टेस्ट जो जितना होता है। कभी गांव ग्राम में गया है, नहीं गया है। जब गांव ग्राम में जब आरी होता है ना, जब धान रोपा रहा है, तो जो आरी होता है ना खेत का, वो खेत के आरी पे नहीं चलेगा, सरबा खेत एक बीचे देकर चलेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पड़ेगा। तो अब सोचो कि एक अनपढ़ किसान भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब विस्थापन का उपयोग करता है, और तू सब पढ़ल लिखल है तो तू सब विस्थापन का उपयोग नहीं करेगा, बेवकूफ सभा। देखो इधर, हाँ तो अब इसको जब ये वाला जब डिस्टेंस निकाल देंगे ना ए बी, तो ये हो जाएगा विस्थापन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब तिरछा डिस्टेंस। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, ये वाला ए बी हो जाएगा। देखो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। मतलब ये वाला ए बी क्या होगा, विस्थापन होगा। हमसे यही पूछा है कि विस्थापन क्या होगा। मेरा बात बुझाया कि नहीं बुझाया, हमसे पूछा विस्थापन। अब गौर करो, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं समझा। ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा, आइएगा। जब ये 90, तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। इसका मतलब ये ए बी का स्क्वायर बराबर ये वाला कर दो ओ बी का स्क्वायर, अब प्लस ये वाला कर दो ओ ए का स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ, तो ए बी यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है सर, ठीक ना। आइए, ये ए बी का स्क्वायर बराबर ये ओ बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ आर है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस ओ ए बी, ओ आर क्या, ओ ए बी क्या है, आर है। अब देखो ये ए बी बराबर ये ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। यह स्क्वायर में होने गया रूट में, इसका मतलब ये ए बी बराबर √2r स्क्वायर। यह स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, लेकिन ए बी बराबर कितना बच गया, √2 और आर हो गया रूट से बाहर, ठीक ना। क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा आर, क्योंकि आर पे क्या है, स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट होता है, किसी का नहीं होता है, इसलिए √2r हमारा क्या हो गया, ए बी। और यही ए बी क्या था, तो यही ए बी आपका विस्थापन था। क्या था, विस्थापन था। विस्थापन पूछा तो कितना आ गया, √2r। किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूं किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है, समस्या है तो हमें बताओ, सारी समस्या पे मैं खुलकर बार करूंगा और आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकाऊंगा, ठीक ना। आइए देखिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 2 नंबर सवाल कहता है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। फिर से मेरा बात को सुनो, यही सवाल तो सब नहीं समझा होगा। अरे मैंने आपको बोला ना सर, क्या है, वही सवाल आपके सामने पेश करूंगा जो एकदम सिलेक्शन लायक सवाल होगा, जिससे सिलेक्शन होता है। हाँ, जिससे क्या होता है, सिलेक्शन होता है। कहता है ना कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा अब गौर कर लेना रे मोहतरमा कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर। अच्छा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। वृत्ताकार पथ पर
नियत वेग से घूमती है तो वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। अच्छा, बल कितना का लग रहा है? 1 न्यूटन का, मतलब हो गया 1 न्यूटन क्या हो गया? बल हो गया, ठीक ना। अब क्या पूछा, 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अच्छा, गतिज ऊर्जा कहे तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमसे पूछा गतिज ऊर्जा। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, हमसे पूछा है गतिज ऊर्जा। क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा। हमसे क्या पूछा है रे मोहतरमा? गतिज ऊर्जा। क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए ये सवाल में सिर्फ और सिर्फ आर मालूम है और एफ मालूम है, और गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। हाँ, क्या होता है? mv²। क्या होता है? mv²। अब थोड़ा सा गौर करो। अरे मास्टर बा, ना तो m पता और ना तो v पता हो तो कैसे निकलते हो गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ना तो m पता हो ना तो v पता, और मास्टर बा कैसे हो भी काम हो भी। देखी ने, एक होता है अभिकेंद्र बल, ठीक ना। देखो, एक होता है, देखना, एक फार्मूला होता है F इक्वल टू mv² बाई कितना? r। ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग वो हैंग करेगा, ठीक ना। F इक्वल टू होता है mv² बाई r। F इक्वल टू होता है mv² बाई r। क्या होता है? mv² बाई r, mv² बाई r, mv² बाई r। F इक्वल टू mv² बाई r। अब थोड़ा सा गौर करो, F का वैल्यू दिया हुआ कितना? 1 न्यूटन, तो F के जगह रख दो 1। mv², आर का जगह कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, 10 यहाँ पे रख दो। ये 10 गुना में नहीं जाएगा भाग, सॉरी 10 भागा में नहीं जाएगा, गुना में यानी हो जाएगा 10 से कम 10, यानी कितना हो गया? 10 इक्वल टू mv²। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, mv का स्क्वायर का वैल्यू मालूम हो गया, mv² मालूम हो गया। हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? 1/2 mv²। mv² का वैल्यू कितना आ गया? 10, तो 1/2 गुने 10, 2 से काट दो, कितना? 5 बार में, यानी कितना आ गया? 5 जूल। कितना आ गया? 5 जूल। हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया सर? 5 जूल काइनेटिक एनर्जी के, तो गतिज ऊर्जा कितना हो गया? 5 जूल। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की समाधान अगर है, गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया, लूट लिया, आपको पैसा लेकर के लूट लिया, जो किया, हर चीज़ की समस्या है इसके साइंस क्लासेस के पास। इंस्टा को जाकर के ज्वाइन करो, सारे समस्या दूर हो जाएगा। हाँ, आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझसे किया हूँ, और बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए सर, अगला सवाल 3 नंबर क्या कहता है? जहरीला सवाल है, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि इसी से आपका होगा सिलेक्शन, तभी तो कहोगे कि शायद मैं भी इंजीनियर बन गया। हाँ, चलिए देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। ये भी सवाल जो है ना, ये लैंग्वेज से सवाल है, ठीक ना। इसका अगर तुम इस क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ गया ना, तो ये सवाल एकदम आसान है सर, क्योंकि इस सवाल में ना तो ताकत है ना तो एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। सवाल एकदम आसान है, बोले तो एकदम झक्कास है, ठीक ना। आइए, कहता है ना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है, तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या है? मेरा बात को समझा? नहीं समझा? देखो क्या बोला सवाल, कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है, तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या है? मेरा बात को समझा? नहीं समझा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कोई कार, और वो कार के जो इंजन लगा हुआ है ना, वो 180 न्यूटन बल का सामना कर रहा है, मतलब 180 न्यूटन की बल से वो आगे जा रहा है, मतलब उतना फोर्स लगा रहा है, तब वो कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर से मेरे बात को सुनना, जब वो कार, देखो सिंपल भाषा में ऐसे समझना, जब 180 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा ना उस कार का इंजन,
तब कार का स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब यही पूछा है कि वो कार का न्यूनतम फोर्स क्या होगा, न्यूनतम गति क्या होगा, ये ना पूछा है। न्यूनतम शक्ति क्या है, न्यूनतम पावर क्या है, तो वो कार का न्यूनतम पावर क्या है। फिर से गौर कर लेना, वो कार जब अपने इंजन पे 180 न्यूटन का फोर्स लगाता है तब वो कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तब पूछा कि वो कार का जो इंजन है उसमें शक्ति क्या है, न्यूनतम शक्ति क्या है। थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो कार का हमें दिया हुआ चाल दिया हुआ है, कितना चाल दिया हुआ, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, ठीक ना। आइएगा, हमको फोर्स दिया हुआ, बल दिया हुआ 180 न्यूटन। सबसे पहले इसको लटका दो, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो। कितना लोगों को यह होने बदलने आता है कि 5/18 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। देखो इधर, जब मीटर प्रति सेकेंड से तुमको जाना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, गौर कर लेना, मीटर प्रति सेकेंड से जाना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो छोटका से जब जाओगे बड़का में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़का यूनिट है ना, तो जब छोटका से जाएबे बड़का में, छोटका से जाएबे बड़का में, तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। फिर से मेरी बात को सुन लो, जब मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यानी जब छोटका से बड़का में जाओगे तो बड़के से गुना, क्योंकि 18/5 बड़ा है। आइएगा, जब आपको जाना होगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, तो जब बड़का से जाइएगा छोटका में तो छोटके से गुना, यानी 5/18 से गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। आइएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें 5/18 से क्या कर दो, गुना। 18 चौक कितना, 72, आइएगा 5 चौक 20, यानी कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमको फोर्स दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है, शक्ति। क्या पूछा है, शक्ति। हमसे क्या पूछा है, शक्ति, पावर, है ना। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, सबसे पहले एक बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। हमसे पूछा पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है एफ वी। क्या होता है, एफ वी, यानी P इक्वल टू होता है बल गुने वेग। क्या होता है, बल गुने वेग। P इक्वल टू क्या होता है, बल गुने वेग। आइएगा, ये P इक्वल टू F कितना है, F हो गया आपका 180, एकदम हल्का सवाल था। V कितना हो गया, 20, यानी कितना हो गया, 18 36 वाट। शक्ति कैसा है, मात्रा क्या होता है, वाट। चलिए, ये सवाल पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल में उतना ताकत, जोश, एनर्जी नहीं था, ठीक ना। अगला सवाल जो आपके सामने पेश कर रहे हैं ना, ये सवाल से टकरा ले थोड़ा सा। आइए, कहता है ना सर कि 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान विरामा अवस्था से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकेंड तक गति करता है, तो वस्तु के संवेग लब्धि है। अवधि लिखना चाहिए तो लिख दिया लब्धि है। आइए थोड़ा सा गौर करिएगा क्योंकि तभी तो प्यार होगा। हाँ, है सवाल नंबर 4, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। अगर बनेगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपका क्लास शायद शाम को भी चलेगा सर, क्योंकि आपका क्लास अब 2 क्लास डेली चलेगा, ठीक ना, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। एग्ज़ाम तो आपका 30 को है, ये है तो। आइए, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान। अच्छा, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको पहले लिख लो। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम, है ना। 2 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, यही ना रे, अरे यही ना रे बचबा। हाँ, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान विरामा अवस्था से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकेंड तक गति करता है। अच्छा, त्वरण कितना है रे चला, तो त्वरण है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण कहे तो एसलिरेशन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यूनिट अगर कोई नंबर के बाद में अगर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगल रहे तो समझ जाना कि वो त्वरण है, ठीक ना। आइए, अब कहता है वो 4 सेकेंड तक गति करता है, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। हमसे क्या पूछा रे बबुआ, हमसे पूछा है ना कि वस्तु के संवेग लब्धि क्या है, वस्तु के संवेग लब्धि क्या है। थोड़ा सा गौर कर लेना रे बबुआ, वरना प्यार हो जाएगा। अच्छा, संवेग में लब्धि, यही ना पूछा, बस संवेग लब्धि क्या है ना, देखना, थोड़ा डायरेक्ट संवेग निकालना। संवेग में लब्धि तब्दी को काट देना, डायरेक्ट संवेग समझना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। संवेग इक्वल टू होता है क्या, एम बी,
है ना, क्या होता है एम भी। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, आइएगा एम भी, हमें तो भी पता नहीं है, अच्छा भी निकालना पड़ेगा, एम तो हमको मालूम है। लेकिन एक बात को गौर कर लेना, सवाल में क्या बोला कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान विरामावस्था से, अच्छा अल्लाह रे लल्ला, कहता है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। और जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे बेवकूफ, वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, तो विरामावस्था से जब चलना प्रारंभ किया तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू का मान हो गया 0, हमसे क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस AT, आइएगा v बराबर u का मान 0 हो गया, प्लस a का मान कितना हो गया 1.5 हो गया, गुने t कितना हो गया, तो 4 सेकेंड हो गया। आइएगा सर, ये b बराबर कितना हो गया 5 20 से, इसको गुना करिए 5 20 और 4 यानी कितना 4 और 2 6, यानी 6.1 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। यानी v का मान 6.1 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे पूछा संवेग, m का मान कितना है रे बबुआ, m का मान 2, v का मान कितना 6.1, और गुना कर देते हो जाते 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या अगर है तो कष्ट है थोड़ा सा भी, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्लास कैसा लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना सर, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। जैसा ही आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम खत्म होगा, आपके लिए धुआंधार क्लास स्टार्ट करेंगे 11th के मैथ का, है ना सर, तो आप लोग देखते रहना है के साइंस क्लासेस। ओके, आइएगा सवाल नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 नंबर कहता है ना, थोड़ी सी गौर करिएगा, 5 नंबर जो है वो बहुत हल्का है, मानो तो बहुत हल्का है वरना मानो तो बहुत हार्ड भी है। कहता है ना 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज ABC बनाते हैं, 3 प्रतिरोध मिलकर के एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। यदि प्रतिरोध AB और BC एवं AC में क्रमशः 10 और 30 और 50 ओम के प्रतिरोध है, तब AC पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा, तब AC पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, थोड़ी सी गौर कर लेना। यहां से प्रतिरोध बनाया, 3 प्रतिरोध बनाया, ठीक ना, 3 प्रतिरोध मिलकर के एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया। आइए सर, पहला ये A है, ये B है, ये क्या है C है। हमसे पूछा AB BC CA, ये आपका AB 20 ओम है और ये आपका 30 ओम है और ये आपका कितना 50 ओम है, यही ना है। AC पर समतुल्य है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, थोड़ी सी गौर कर लो, गौर कर लो, गौर कर लो, वरना प्यार हो जाएगा, यही ना रे। AC पर समतुल्य है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गौर कर लेना, बोला क्या है AC पर समतुल्य है, यहाँ पे गौर कर लो, ये बात को थोड़ा सा गौर कर लेना। AC पर समतुल्य है, ठीक ना, AC पर समतुल्य, इसका मतलब बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। देखो क्या है कि AB और BC श्रेणी क्रम में है, ये AB और ये BC श्रेणी क्रम में है, लेकिन AB और BC को मिला करके जो अगला प्रतिरोध निकलेगा वो AC का समांतर क्रम में है। फिर से मेरा बात को गौर करो, पहली बात तो ये बोला है कि AC पर समतुल्य प्रतिरोध है, इसका मतलब ये समझना कि AC पर समतुल्य प्रतिरोध है, इसका मतलब AC के अलावा जो अलग 2 प्रतिरोध है, AC के अलावा जो और दूसरा 2 प्रतिरोध है वो दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक ना। इसका मतलब AB और BC क्या है, AB, BC श्रेणी क्रम में है, और जब वो श्रेणी क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी R बराबर हो जाएगा, ये क्या, इसको कहा दो R1, इसको कहा दो R2, इसको कहा दो R3। आइएगा तो ये R बराबर जो होगा वो होगा R1 प्लस कितना R2, यानी 20 प्लस कितना 30, यानी कितना हो गया 50। आइएगा ये क्या हो गया, हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो गया AB श्रेणी क्रम में, AB और BC के श्रेणी क्रम में। अब ये वाला जो R का वैल्यू, इसको कहा दो
अच्छा रहने दो। ये वाला जो R का वैल्यू, इसको R1 R2 कहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा इसको क्या, इसको R4 कह दो, ठीक ना। हाँ R4 आने दो। अब देखो ये जो R4 जो 50 आया है ना, 50 ओम, ये पता है क्या है, ये R4 R3 का मतलब AC का समांतर क्रम में है, क्योंकि कहा कि AC पर समतुल्य प्रतिरोध है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये और ये श्रेणी क्रम में था और ये दोनों का जो रिजल्टेंट प्रतिरोध आएगा वो AC का समांतर क्रम में होगा, ठीक ना। तो अब कह दो कि AC, अब कह दो R4 और 50 ओम समांतर क्रम में है, ठीक ना। आइएगा ये क्या है, समांतर क्रम है। जब समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन 1/R1 यहाँ नहीं लेंगे, R4 लेंगे प्लस, ये कितना है 1/50, 50 किस में आता है 1/R3 में है। आइएगा 1/ कितना, R4 का वैल्यू भी 50 आया प्लस इसका भी वैल्यू 50 आया, यहाँ पे एलसीएम कर लो 50, ये 1/R बराबर, ये हो जाएगा 1 + 1 अन्य हो गया 2/50, इसको काट देना 25 बार में कट जाएगा, 1/R बराबर 1/25, ये ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी कहने का मतलब R बराबर कितना आ गया 25 ओम आ गया, ठीक ना। कितना आ गया 25 ओम आ गया, ठीक ना। कितना आ गया 25 ओम आ गया, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ क्या मैंने जो बोला वो चमका या नहीं चमका जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तभी तो अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा जी। अगला सवाल कहता है ना जी कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइए कहता है क्या कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान वेग समान गति 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, यह 6 किलोग्राम की दूसरी वस्तु से टकराती है तथा दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती है, इन दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। थोड़ा सा कमेंट करो, सवाल समझा तो कमेंट करो, और या वरना जय इंडिया लिख करके कमेंट करो। सर एक बार सब कोई जय इंडिया लिख करके कमेंट करो, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार। हाँ कर लो ना भाई, अरे कर ला ना रे भाई, कर ला नु कर ला। तेरी चेहरा मेरे आँखों में दिखता है, तेरी बात मेरे जवानों पे चलता है, तुम तो हो गई मेरी सपनों की रानी। कहता है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, यह 6 किलोग्राम की दूसरी वस्तु से टकराती है तथा दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती है, इन दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। देखिए क्या बोला, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अच्छा 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु कितना से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसका मतलब गौर कर लेना, पहला जो द्रव्यमान होगा वो 4 किलोग्राम होगा, ठीक ना, जिसमें पहला वस्तु का जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना। फिर से गौर कर लेना, पहला वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है और पहला वस्तु का जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना। फिर क्या बोला, चल रही है, यह 6 किलोग्राम की दूसरी वस्तु से टकराती है। अब इसका द्रव्यमान दूसरी वस्तु से टकराती है कितना से, तो 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु से टकराती है, ठीक ना, टकराती है, तब दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती है, तब दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, तब दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती है तो इन दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। देखो सवाल समझा, मैं पूछ रहा हूँ सवाल समझा नहीं समझा, मैं पूछ रहा हूँ सवाल समझा नहीं समझा, क्यों नहीं समझा तुम सवाल को, देखो गौर करो। कहता है क्या, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। 4 किलोग्राम जब वस्तु पर जब कितना 4 किलोग्राम का जब वस्तु कोई है तो उसका चाल कितना है 10 है। जब वस्तु का
वजन 4 किलोग्राम है तो उसका चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। जब वस्तु का वजन एक दूसरे वस्तु से टकराता है, ये 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु एक दूसरे वस्तु से टकराता है 6 किलोग्राम वाला से, तब उसका चाल क्या हो जाता है 0, क्योंकि ये सवाल में बोल दिया है कि टकराती है तथा दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलने लगती है। तो इन दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। देखो रे मोहतरमा, थोड़ी सी गौल करना ले बबुआ, देखो नहीं समझाते से समझो। इधर से आ रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु, इधर से जा रहा है 6, इधर से आ रहा है टकराना चालू कर दिया। अब ये इससे टकरा गया और दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। अब थोड़ा सा गौर कर लेना कि आए रे बबुआ, जब ये इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, ये 6 किलोग्राम वाला, ये 4 किलोग्राम वाला, इससे टकराया और फिर दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। तो अब तुम खुद से सोचो कि इसका कुछ वेग रहा, इसका वेग तो 0 हो गया ना। अरे एगो का वेग तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए m2 का वेग क्या हो जाएगा, v2 का वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। v2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। तब दोनों वस्तुओं की चाल बताएं, दोनों जब एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों वस्तुओं की चाल बताएं। सबसे पहले गौर कर लेना, एक फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू v इंटू m1 अब प्लस कितना m2 कर दो, ठीक ना। क्योंकि ये जो v निकालना है ना, वो दोनों वस्तुओं का चाल निकालना, और दोनों वस्तु एक ही दिशा में है, दोनों वस्तु एक ही दिशा में है, ठीक ना। आइएगा, ये आपका m1 v1, ये m1 की वैल्यू कितना है, m1 आपका 4 है, v1 कितना है 10 है, m2 कितना है 6 है, v2 कितना है 0 है। ये v1 कितना है सर, ये आपका v निकालना है, m1 कितना है 4 है प्लस कितना है 6 है m2, ये कितना हो गया 10 चौक 40, और ये 0 गुने 6 0 हो गया बराबर, ये v गुने कितना, ये दोनों को जोड़ दो 10 आएगा, ये 10 यहाँ पे गुना में नीचे जाएगा भागा में, 40/10 बराबर कितना, ये आपका u v है, ठीक ना। ये v हो गया, इसको काट देना 4 बार में खोपचा में जाएगा, यानी v का मान कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v का मान कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, सारी समस्या पे खुलकर बात करेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, तभी तो होगा प्यार, तभी तो कहोगे कि मेरी सैया जी चाहिए। हाँ कुछ नहीं, पहले इन्हें देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो, तभी चाहिए सैया, हाँ है ना। आइए सर अगला सवाल क्या कहता है, चलिए आइए अगला सवाल देखिए, एगो और आ गया ओम का सवाल, ठीक ना। कहता है ना कि ओम से एगो पक्का आपके एग्जाम में फंसेंगे, अगर नहीं फंसा तो आपको फंसा देंगे हम, ये ऐसा इसका कहना है, मेरा नहीं कहना सर, ये इसका कहना है, ठीक ना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के कहाँ गया, हाँ 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बैटरी से होकर प्रवाहित धारा क्या होगी। देखो 4 वोल्ट की बैटरी है, अच्छा कितना वोल्ट की बैटरी है सर, तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना। सवाल नंबर 7 होगा, ठीक ना। 4 वोल्ट की बैटरी है, कितना वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, इससे कितना धारा प्रवाहित होती है, तो 2 प्रकार की 2 ओम और 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अच्छा 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका मतलब R1 बराबर 1 ओम और ये R2 बराबर आपका 3 ओम, तो हम ये दोनों है श्रेणी क्रम में, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। आइएगा ये दोनों को जोड़ दो, 1 + 3 यानी कितना आ गया 4 ओम। आइएगा ये कितना हो गया 4 ओम, यानी समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 4 ओम, यानी आर का मान आ गया 4 ओम और वोल्ट दिया हुआ 4 ओम। हमसे पूछा प्रवाहित धारा, यानी धारा बराबर विद्युत धारा बराबर, धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है V/R, धारा बराबर क्या होता है V/R, यानी वोल्ट बटा प्रतिरोध। यहाँ पे दिया हुआ है V का मान 4 और R का मान भी 4, कट गया दोनों, 1 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर आ गया 1 एम्पियर आ गया। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, एक हल्का सवाल है, इसके बाद वाला जो सवाल है ना वो जिसका कोई बीजोड़े नहीं है। कहता है एक लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की
शक्ति बोले तो P, और P इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है 1/f, जहाँ पे P का मान 6 है 1/f। ये f इधर जाएगा तो P, ये 6 इधर आएगा तो ये सॉरी ये f इधर आएगा तो ये 6 इधर आएगा। अच्छा ये क्या चीज़ में निकल गया 1/6 मीटर, लेकिन आपका सारा का सारा ऑप्शन है सेंटीमीटर में, क्योंकि फोकस एनी टाइम ऑलवेज क्या चीज़ में होता है मीटर में होता है, लेकिन आपसे पूछा है फोकस नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है। तो 1/6 में 100 से गुना कर दो, 1/6 में 100 से गुना कर दो, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, इसको काट देना तो 16.67 आ जाएगा, ठीक ना। यानी f बराबर आ जाएगा 16.67। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, आपकी समस्या पे मैं खुलकर बात करूंगा, ठीक ना। अगला सवाल क्या कहता है 9 नंबर और 10 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए देखिए 9 नंबर सवाल क्या बोलता है। 9 नंबर कहता है ना कि 60 वाट एवं 40 वाट बल्बों को समांतर में जोड़े जाने पर प्रभावित वाटेज होगा। देखो चाहे वो प्रतिरोध हो, अगर यही यहाँ पे 2 गो प्रतिरोध दिया रहता और यहाँ पर बोल दिया जिस प्रकार से कि समांतर में जोड़े गए हैं, तो आप तुरंत कर देते 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। चाहे वो प्रतिरोध हो चाहे वो वाटेज हो, बल्ब की शक्ति हो, वो भी अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तो फार्मूला वही अप्लाई होगा, ठीक ना। इसलिए ये सवाल को मैंने आपके सामने दिखला दिया कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप चौंकिएगा मत, ठीक ना। आइएगा, पहला दिया हुआ वाटेज कितना 60 वाट दिया हुआ है, दूसरा बल्ब का वाटेज दिया हुआ है 40 वाट दिया हुआ है। हमसे पूछा कि वो दोनों बल्ब जो है वो समांतर में जुड़े हैं, और जब समांतर में जुड़े होंगे तो 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2 1/p2 आइएगा। ये 1/60 प्लस 1/40, 60 और 40 का एलसीएम 120 होगा। ये 60 दूना 120, 40 दिया 20 से, और ये 5/120 होगा। इसको काटेंगे 24 बार में कटेगा 1/24। कहने का मतलब 1/p बराबर 1/24, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी p बराबर आपका 24 वाट। क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। आइए अगला सवाल का आता है ना 10 नंबर कि 10 न्यूटन का एकल बल एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर से विस्थापित करता है और इस प्रक्रिया में 1 जूल कार्य करता है। कार्य किया जाता है, बल्ब एवं विस्थापन के बीच कौन होगा। अच्छा, बल्ब एवं विस्थापन के बीच कौन होगा। सवाल समझा कि नहीं समझा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा तो मैं समझा डालता हूं। कहता है क्या कि 10 न्यूटन का एकल बल, अच्छा बल कितना है, ये 10 नंबर सवाल का बल दिया हुआ 10 न्यूटन का एकल बल एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर से विस्थापित करता है। अच्छा, वस्तु को कितना से विस्थापित करता है, ये दूरी है, ठीक ना। 20 सेंटीमीटर से विस्थापित करता है, 20 सेंटीमीटर से। इसको बदल दो मीटर में, क्योंकि जब हम अगर वस्तु का फोर्स दिया रहे और जब कोण पूछे तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल देना। तो ये 10 है तो इसको 100 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। यही ना होगा रे, 2500। हाँ देखो, ऐसे इसको काट दो 5 बार में तो हो जाएगा 1/5। 1/5 का आने का मतलब 0.2, यानी s बराबर, यानी जो दूरी आ गया वो कितना आ गया 0.2 आ गया। फिर हमसे क्या पूछा है कि इस प्रक्रिया में 1 जूल कार्य करता है। अच्छा, कार्य कितना होता है, तो 1 जूल का कार्य होता है, ठीक ना। W = 1 जूल। हमसे पूछा है बल और विस्थापन के बीच का एंगल। हमसे पूछा एंगल मतलब कोण पूछा है। आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया होगा, शायद आपके दिलो और दिमाग में होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लो। फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा, जहाँ पे W = 1 जूल दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन, S का वैल्यू दिया हुआ है दूरी कितना 0.2, हमें यहाँ पे cos थीटा है, ठीक ना। आइएगा, ये आपका कितना हो गया, इसको गुना कर दो
देखो इसको यहाँ से ऐसे करो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 गला खोपचा में, यहाँ पे कितना बच गया 2, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 यहाँ पे गुना में, नीचे आएगा भागा में, 1/2 बराबर कॉस थीटा। अच्छा ये 1/2 कॉस कितना का मान होता है, तो इसका थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कितना, कॉस 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 1/2 आएगा, 1/2 जो होता है वो कॉस 60 का मान होता है, यहाँ पे कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस गला खोपचा में 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, थीटा, ने थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है तो मुझे बताओ, आपकी समस्या पे मैं खुलकर बात करूंगा और वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना सर। तो आज तक का क्लास खत्म और फिर आपका शाम में मैं आता हूं लेकर के सर एक महा मैराथन क्लास, तो सारी क्लासेस को देखते रहना। और एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आप लोग अभी तक 900 गेस सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं खरीदा, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के इसे खरीद लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 40% क्वेश्चन जो है ना यही 900 से आपके एग्जाम में चमकने वाला है, ठीक ना सर, आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि देखो इसका प्राइस पहले 100 रुपया था, तीनों खरीदते थे तो 100 रुपया लगता था, लेकिन अब इसका प्राइस मैंने घटा करके कर दिया मात्र 60 रुपया। इसको खरीदने के लिए आपको एक बड़ा फायदा होगा कि आपको सारी चीज पता चल जाएगा, जहां पे लगभग 900 क्वेश्चन है और फिजिक्स मैथ तीनों का क्वेश्चन है सर। तो इसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आप 60 रुपया पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करके यही 2 नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, और वही व्हाट्सएप नंबर दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और मैसेज में लिख दीजिए सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में, आपको सेकेंड में आपके पास PDF फाइल चला जाएगा, उस PDF को आप मोबाइल में पढ़ लीजिएगा या फिर आप साइबर कैफ से निकलवा लीजिएगा, इसे तो पढ़ ही लीजिएगा मोबाइल में, ठीक ना, वो अच्छा रहेगा। ओके, और सबसे बड़ी बातें है ना सर कि आप लोग इस पे कॉल मैसेज मत करिएगा, ज़्यादा कॉल ना तो ज़्यादा मैसेज मत करिएगा, काम के लिए कॉल करिएगा वरना ब्लॉक हो जाइएगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरियां हैं सर, इतना कॉल करिएगा तो मैं कहाँ से रिसीव कर पाऊंगा। आप लोग अपने लिए, आप लोग का काम के लिए कॉल मैसेज करिए, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करिए तो अच्छा रहेगा सर, वरना ब्लॉक हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा सर, क्योंकि मेरे पास उतना लड़कियाँ और स्टाफ नहीं है, मतलब स्टाफ में लड़कियाँ नहीं हैं कि मतलब आपके कॉल का हर चीज़ का जवाब दे सके, ठीक ना। जिस दिन संदीप कुमार बड़ा आदमी बन जाएगा आपका हर कॉल का जवाब देगा। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।